जिस अंदाज में वो मुस्कुराई, इसको देखकर उसे किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि इसके इर्द गिर्द कोई अनदेखा जाल सा है जिसमें वो फंस रहा है। कुछ दूर चलने के बाद चांद की रोशनी में काशिफ को पत्थर का एक मुजस्समा नस्ब नजर आया। पत्थर के इस मुजस्समे को देख वो हैरान हुए बगैर न रह सका। ये एक अजीब सा मुजस्समा था जिसको वो कोई नाम न दे सका। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि ये मुजस्समा किसी औरत का था जिसके खदोखाल निहायत खूबसूरत थे। अजीब सी बात ये थी कि इस मुजस्समे को देखकर काशिफ के अंदर सर्द लहर दौड़ गई। मुजस्समे को देखकर किसी रियासत की हुक्मरान का गुमान होता था। जागुना से सवाल किया, ये हमारी देवी है रामूना, हम इसकी पूजा करते हैं, यही हमें मरने के बाद जिंदगी देगी। जागुना ने अकीदतमंदाना अंदाज में जवाब दिया। काशिफ इसके शर्किया ख्यालात सुनकर काम कर रह गया कि जागुना ने पत्थर के मुजस्समा से अपनी तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। हालांकि उम्मीदों का महवर सिर्फ और सिर्फ जात वाहिदा ही होनी चाहिए। कुछ देर बाद वो बस्ती में दाखिल हो गए। बस्ती के अंदर मजीद हैरतों का सामना करना पड़ा। बस्ती को देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी दफन शुदा शहर में आ गया हो। यूं लगता था कि बस्ती आसार कदीमा की दरियाफ्त हो। कोई भी मकान सालिम हालत में न था, सब टूट फूट चुके थे। अक्सरियत ऐसे मकानों की थी जो कि खंडर मालूम होते थे। वो अगर मजबूत आसाब का मालिक ना होता तो शायद बेहोश होकर गिर जाता। रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में एक पुरस्कार लड़की काशिफ को ऐसी बस्ती में ले आई थी जो कि ज्यादातर उजाड़ और वीरान मालूम होती थी। अब तो वो सारी पुरस्कार कहानियां याद आने लगी थी जो इस सड़क से मंसूब थी। एक सर्द सी लहर उसको अपने जिस्म में दौड़ती महसूस हुई थी। काशिफ ने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। उसने अपने आप को हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया था। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए एक ऐसे मकान में दाखिल हुए जो कि दूसरे मकानों की तरह उजाड़, वीरान और खंडर सा बना हुआ था। लड़की इसको लेकर एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां दीवारों पर एनर्जी सेवर की जगह बड़ी बड़ी मोमबत्तियां रोशन थी जो देखने में बड़ा ही पुरस्कार तासुर पेश कर रही थी। इन रोशन मोमबत्तियों को देखकर काशिफ ने अपने जिस्म में लर्जिश महसूस की थी। न जाने क्यों उसे ये सारा माहौल आसिबी लग रहा था। कमरे की दीवार ये सियाह थी। कमरे में एक चारपाई थी। चारपाई पर एक पुराना सा गदा बिछा हुआ था। दीवार की दूसरी तरफ एक कई ज़दा मटका और एक ग्लास मौजूद था, लेकिन कमरे में किसी तरह के पंखे का कोई भी वजूद न था। लेकिन पंखा न होने के बावजूद काशिफ को गर्मी का एहसास बिल्कुल न था, बल्कि इसको हल्की सी सर्दी महसूस हो रही थी जो कि इसके लिए निहायत ही हैरत अंगेज थी। क्या इस घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है? काशिफ ने हैरानी से पूछा। नहीं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, लेकिन तुम परेशान मत हो, सुबह होते ही चले जाना तुम। जागुना मुस्कुराई। शुक्रिया, मगर क्या बस्ती के दूसरे लोग तुम्हारे घर किसी अजनबी मर्द की मौजूदगी पर इतराज नहीं करेंगे? ओह, तुम इसकी फिक्र मत करो, यहाँ कोई किसी के जाती मामलात में दखल नहीं देता है, जागुना ने जवाब दिया। मुझे हैरत है। ओह, तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतना कहकर वो इसका जवाब सुने बगैर ही बाहर निकल गई। काशिफ चंद लम्हों तक पत्थर के बुत की तरह खड़ा रहा और फिर तवील सांस लेकर चारपाई पर बैठ गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसकी छुट्टी हिस किसी खतरे का एहसास दिला रही थी, लेकिन वो कहीं जा भी नहीं सकता था क्योंकि इसकी गाड़ी भी खराब थी। अपने आप को हालात के सुपरद करने के सिवा कोई चारा भी न था। जागुना इसको आसिबी कमरे में तन्हा छोड़कर इसके लिए खाने पीने का इंतजाम करने चली गई थी। असकु चारपाई पर बैठे हुए थोड़ी देर गुजरी होगी कि अचानक इसको कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा तो जागुना हाथ में एक थाल लिए खड़ी नजर आई थी। जागुना को देखकर इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। जागुना ने चेहरे पर बहुत ही गहरा मेकअप कर रखा था। इससे कबल जागुना का चेहरा मेकअप से आरी था। लू बाबू, खाना खाओ, ये कहकर उसने काशिफ की जानिब थाल बढ़ा दी। काशिफ ने फौरा हाथ बढ़ाकर थाल ले लिया था। थाल लेते हुए काशिफ की उंगलियां इसकी उंगलियों से टकरा गईं। उंगलियां इसके हाथों से टकराते ही हैरत का एक शदीद झटका सा लगा था। जागुना का हाथ बेहद गर्म था। यूं लगता था जैसे किसी तपे हुए लोहे से हाथ टकरा गए हों। उसने हैरत भरी नजरों से इसकी जानिब देखा मगर कहा कुछ नहीं। जागुना इसकी निगाहों का मतलब समझकर मुस्कुरा कर बोली, मुझे बुखार है बाबू। काशिफ इस बात सुनकर चौंक पड़ा और बोला, इतने तेज बुखार के बावजूद तुम मेरी मदद के लिए? कहीं से भी तमधारी बातों से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम बीमार हो। इसके लहजे में हैरत थी। मैं क्या करूं बाहू, मैं ऐसी ही हूं, किसी को तकलीफ में देखकर अपना दर्द भूल जाती हूं, जागुना ने मुस्कुरा कर कहा।
اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کھانے کی سمت توجہ کر لی تھی۔ تھال میں چاول تھے اور ان میں بوٹیاں تھیں۔ تم کھاؤ، میں 2 منٹ میں آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ چاول واقعی مزیدار تھے، اتنے لذیذ چاول تو اس نے شہر میں بھی نہیں کھائے تھے۔ کاشف کھانے میں مشغول تھا کہ زاگونا فراس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ اس بارہ کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں کوئی مشروب تھا۔ بابو، تمہارے لیے یہاں کی ایک خاص چیز لائی ہوں، پی کر جی خوش ہو جائے گا تمہارا، اتنا کہہ کر اس نے وہ پیالہ کاشف کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کاشف جو کہ چاول ختم کر چکا تھا مشروب کا پیالہ لے کر مسکرایا اور بولا، بہت شکریہ تمہارا ذاب ہونا، چاول بہت لذیذ ہیں، اتنا کہہ کر اس نے دیکھے بغیر ہی مشروب سے منہ لگا لیا تھا۔ مشروب جیسے ہی اس کے حلق سے اترا، زاگونا کے ہونٹوں پر نہایت ہی پراسرار قسم کی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مشروب کا ذائقہ نہایت تلخ تھا لیکن تھا وہ بھی مزیدار۔ مشروب پیتے ہی اس کی آنکھیں خمار آلود ہو گئی۔ اب پہلی بار اس نے زاگونا کو بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا جبکہ زاگونا پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے زاگونا کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ زاگونا نے کوئی طرز نہ کیا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ان معاملات کے لیے تیار ہو۔ اس کے بعد وہ تھک کر سو گیا تھا۔ اچانک ایک تیز قسم کی چبھن سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ درد کا شدید احساس کاشف کو اپنے جسم میں محسوس ہو رہا تھا۔ چبھن کا احساس اس کو اپنی گردن کے پاس ہو رہا تھا، ساتھ کوئی ٹھنڈی سی شے اپنی گردن کے پاس بہتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ زاگونا اس کے اوپر جھکتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھا جو کہ خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا تھا۔ اس کو یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہ لگی کہ زاگونا خون آشام ہے اور خنجر کی مدد سے لوگوں کی گردنوں پر چیر لگا کر ان کا خون پیتی ہے۔ چبھن کا احساس اسی خنجر کا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے زاگونا کو دھکا دیا اور چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا جس سے اس کی پوری شرٹ بھیگ چکی تھی۔ دھکا لگتے ہی زاگونا دوسری طرف جا گری تھی۔ کاشف نے فوراً اپنی شرٹ اتاری اور گردن کے گرد باندھ دی تھی تاکہ خون کا اخراج رک سکے۔ زاگونا چلاتی ہوئی اٹھی لیکن وہ فورا ہی کمرے سے باہر نکل بھاگا تھا۔ زاگونا بھی چلاتی ہوئی پیچھے بھاگی تھی۔ اس کی آواز خمارآلود تھی، بابو، بابو، میں بہت پیاسی ہوں، تیرا خون بہت لذیذ ہے، اب تو سڑک پر کوئی بھی نہیں آتا، تم آئے ہو تو ہماری پیاس بجھے گی۔ اس کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ چڑیلوں کو کہانیوں میں پڑھا اور فلموں میں دیکھا تھا لیکن اس کا اتفاق آج پہلی بار ہی ہوا تھا۔ اس کو واقع پتہ لگ گیا تھا اس سڑک پر لوگوں کی لاشیں جو ملتی ہیں وہ ان بدروحوں کی مرہون منت ہے۔ وہ جس کمرے میں گھسا تھا اس کمرے میں بھی ویسی ہی موم بتیاں روشن تھیں جو کہ زاگونا والے کمرے میں روشن تھیں، جس سے کمرے کا ماحول آسیبی اور پراسرار ہو رہا تھا۔ کاشف نے کمرے کا جائزہ لیا تو کمرے کے اندر کی چیز یہ دیکھ کر وہ مزید دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ کمرے کے اندر لاتعداد انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے موجود تھے جن کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر تھا۔ نہ جانے کن بدنصیب انسانوں کو مار کر ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ وہ فورا ہی ان ڈھانچوں کے پیچھے جا چھپا۔ اب کسی بھی طرح اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ زاگونا اس کے تعاقب میں آگے ہی نکل گئی تھی۔ اس کو ڈھیر کے پیچھے چھپے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ وہ آواز اسی ڈھیر سے آتے ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آواز نہایت عجیب سی تھی، درد و کرب میں ڈوبی ہوئی، جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہو، بیمار ہو۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کو ڈھیر میں حرکت ہوتی محسوس ہوئی۔ ڈھیر الف اپنی جگہ چھوڑتا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ڈھیر کے وسط سے ایک ہاتھ برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ برآمد ہوتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور اس کو جھرجھری آنے لگی۔ وہ ایک انسانی وجود تھا جو کہ آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ اس انسانی وجود کو دیکھ کر کاشف اپنی چیخوں پر قابو نہ رکھ پایا۔ وہ انسانی وجود تھا ہی اتنا خوفناک، اس کا پورا جسم جگہ جگہ سے زخمی تھا جس سے خون اور چربی جھانک رہی تھی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے زخموں پر چھوٹے چھوٹے سفید چاول کے دانے کے برابر کیڑے رینگ رہے تھے جو کہ اس کے زخموں پر لگا خون چاٹ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے ڈیلے تھے اور سفید دانتوں کی طویل قطار جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ خوفناک انسان کاشف کی جانب بڑھا۔ وہ ڈھانچوں پر پیر رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جس بھی ڈھانچے پر پیر رکھتا ایک چیخ کی آواز بلند ہوتی۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں جان بچا کر بھاگا نہیں تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ خوفناک انسان جیسے ہی کاشف کے قریب پہنچا، اس نے کاشف کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس پل اس کی حاضر دماغی کام آئی اور وہ جھکائی دے کر بچ گیا اور گھوم کر ایک بھرپور لات اس کی پیٹھ پر ماری اور بھاگ کھڑا ہوا۔
इसने ये देखने की भी कोशिश न की कि इसकी लात का अंजाम क्या हुआ। जैसे ही काशिफ कमरे से बाहर निकला, सामने जागुना खड़ी नजर आई। इसे देखकर मकरो अंदाज में हंसी और चीखती हुई उसकी तरफ भागी तो वो बौखला कर पलटा तो ये देखकर चौंक गया कि इसके पीछे वही खौफनाक इंसान खड़ा नजर आ रहा था। सूरत-ए-हाल अब ये थी कि काशिफ के सामने जागुना और पीछे वही खौफनाक इंसान खड़ा था। मौत इससे सिर्फ चंद कदमों के फासले पर थी। अगर वो भागना चाहता तो भाग नहीं सकता था, आगे को अब पीछे खाई थी। ज़लमूस, दफा हो जा यहाँ से, ये मेरा शिकार है। जागुना इस खौफनाक इंसान की जानिब देखकर बोली, आवाज से गुस्सा जाहिर हो रहा था, जो अब इन इस खौफनाक इंसान के लब है। ले, ये तेरा नहीं जागुना, रामुना देवी का शिकार है। तो एक हकीर सी दासी जिसको खुरचुन मिल जाए गनीमत है, वो पूरा हड़पना चाहती है। ज़लमूस के हलक से खोखली और चीखती हुई आवाज निकली। रामुना का नाम सुनकर काशिफ चौंक पड़ा, क्योंकि ये उसी पत्थर के मुजस्समे का नाम था। इसने देखा कि रामुना के नाम पर जागुना के चेहरे पर मर्दनी दौड़ गई थी। चंद लम्हे तक वो सोचती रही और फिर बोली, कुछ भी हो, इसके खून से सिर्फ मेरी ही प्यास बुझेगी। जागुना का लहजा हतमी था। लगता है तुमको सबक सिखाना ही होगा। इतना कि कर ज़लमूस ने जागुना की जानिब भागना शुरू कर दिया। असको भागते देखकर काशिफ बिल्कुल ही एक तरफ हो गया। जागुना ने ज़लमूस की तरफ भागना शुरू कर दिया। दोनों ही उछलकर एक दूसरे से गथम गथा हो गए। काशिफ मौका जानकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वो इस खंडर नुमा मकान से बाहर निकला, इसके सामने एक दूसरा मकान था जो कि बिल्कुल उसी तर्ज का था। अभी काशिफ खड़ा ही था कि तेज चीख सुनकर वो उछल पड़ा। दर्दो करब में डूबी हुई चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर इसको ऐसा लगा कि जैसे कि चीखने वाली को बड़ी ही बेदर्दी से ज़बा किया जा रहा हो। इसका दिल यकबारगी उछलकर हलक में आ गया। वो अपनी तकलीफ भूल गया कि अभी कुछ देर पहले वो गैर इंसानी मखलूक के नरगे में फंस गया था, जो इसके हुसूल के लिए आपस में लड़ पड़े थे। ना जाने इनकी लड़ाई का अंजाम क्या हुआ। काशिफ अभी सोच ही रहा था कि वो क्या करे। चीख फिर बुलंद हुई थी। इस बार वो चीख पहले से ज्यादा दर्दनाक थी। वो ये सोचे बगैर ना रह सका कि यहाँ कहीं पर किसी मजबूर औरत पर जुल्म ढाया जा रहा है। इसका दिल इस मजलूम औरत की मदद पर आमादा होने लगा था। चुनांचे वो उठ खड़ा हुआ ताकि वो इस मजलूम की मदद कर सके, जो शायद उसी की तरह वरगला कर लाई गई थी। वो अजियतनाक चीख फिर सुनाई दी, जिसको सुनकर उसके जिस्म में खौफ की एक तेज लहर दौड़ गई। खौफजदा दिलो दिमाग में इंसानी हमदर्दी गालिब आ गई। इसके ख्याल के मुताबिक वो चीख उसी खंडर नुमा मकान से बुलंद हुई थी। काशिफ फौरन ही इस मकान में दाखिल हो गया, ये सोचे बगैर कि वो तो खुद मुसीबत ज़दा है, फिर इसकी मदद कैसे करेगा। बहरहाल ये इसके लिए मुश्किल था। अंदर दाखिल होते ही वो चौंक गया। पूरा मकान खाली था, जैसे इसमें कोई रहता ना हो। क्या इस मकान के मकीन कानों में तेल डालकर सो रहे थे, या बहुत ज्यादा खुद गर्ज थे कि किसी मजलूम की चीख भी उनको मुतासिर नहीं कर रही थी। अचानक इसके कानों ने फिर वही आवाज सुनी, जिसको सुनकर काशिफ चौंक गया। इसको ऐसा लगा कि चीख की आवाज जमीन के अंदर से आ रही हो। वो जिस जगह खड़ा था, चीख बिल्कुल ठीक इसके नीचे से सुनाई दे रही थी। अचानक बड़बड़ाहट की आवाज सुनकर वो चौंक गया, क्योंकि फर्श नीचे की तरफ दब रहा था, जैसे इसमें रास्ता बिन रहा हो। काशिफ के लिए ये नई परेशानी थी। कुछ ही लम्हों के बाद सारा फर्श अंदर दब गया। वो एक जीना सा था जो कि नीचे की तरफ उतर रहा था, जो कि तहखाने का रास्ता था। काशिफ शशु पंजमे पर गया कि नीचे उतरे या नहीं। बहुत सोचने समझने के बाद उसने अल्लाह का नाम लिया और जीने पर कदम रख दिया। जैसे ही नीचे पहुंचा, उसी लम्हे इसके कदम तहखाने के फर्श से चिपक कर रह गए। सामने वाला मंजर ही इंतहाई लर्ज़ाखेज था कि खौफ से आंखें अबल पड़ी थी। जो मंजर काशिफ की आंखों ने देखा था, वो इंतहाई लर्ज़ाखेज और रूह फरसा था। तहखाना की दीवार के साथ पत्थर का रामुना बुत खड़ा था, जो कि इसने बस्ती में दाखिल होते वक्त देखा था। इसके बिल्कुल सामने 24 शिकंजे से एक नौजवान औरत जकड़ी हुई थी। इस औरत के चेहरे से दर्दो करब का जबरदस्त इजहार हो रहा था। आंखों में अजियत व खौफ के मिले जले साए लहरा रहे थे। वो इस औरत को देखकर चौंक गया। काशिफ ने उसको पहचानने में जरा भी देर न लगाई, क्योंकि हजारों बार इसकी तस्वीरें न्यूज चैनल्स और अखबारात में देख चुका था। ये वही लड़की थी जो कुछ अरसा पहले अपनी शादी छोड़कर एक लड़के के साथ फरार हो गई थी। बाद में इस लड़के की लाश मिली थी और लड़की लापता हो गई थी। ये सदफ थी। शिकंजे के करीब ही एक बड़े से खड्डे में आग दहक रही थी। एक अधेड़ उम्र, मजबूत और सफाक कस्म का खौफनाक शख्स हाथों में दहकती सलाखें लिए सदफ की जानिब बढ़ रहा था। साफ जाहिर था वो वशी इंसान इस खूबसूरत और नाजुक जिस्म की चर्बी पिघलाने का इरादा रखता हो।
इस तहखाने में और बहुत से लोग इस आग के गर्द दायरे की सूरत में खड़े थे, उन सब के चेहरों पर अकीदत नुमाया थी। अगले ही पल इस सफ़ाक बूढ़े ने, जिसके हाथ में जलती हुई सुर्ख सलाफ थी, मुड़कर उसकी जानिब देखा। दूसरे ही पल काशिफ कांप गया, जिस्म का सारा खून अपनी रगों में जमता सा महसूस हुआ था।